तो हेलो, कैसे हो भाई लोग? डर लग रहा है? परसों सोशल साइंस का बोर्ड का पेपर है। कोई बात नहीं, अब नहीं लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लाया हूँ क्लास 10 सोशल साइंस के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स। एंड ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो, क्योंकि इस पे मैंने हर एक टॉपिक का पॉसिबल क्वेश्चन डालने की कोशिश करी है। सो ज़्यादा देरी ना करते हुए लेट्स बिगिन। ज़्यादा देरी नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सीबीएसई के सबसे फेवरेट क्वेश्चन, जो कि है यूनिफिकेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की, जिसकी शुरुआत हुई थी 1848 में। और बाय द वे, मैं इन्हें अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स से आपको बता रहा हूँ, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 1948 में पहली कोशिश हुई थी जर्मनी को यूनिफाई करने की, जो वहीं के मिडिल क्लास लोगों ने करी थी, बट इट टर्न आउट टू बी अ कंप्लीट फेलियर। उसके कुछ टाइम बाद किंग विलियम वन ने, जो कि पर्शिया के किंग थे, उन्होंने ये मुहिम अपने हाथ में ली कि मैं अब जर्मनी को यूनिफाई कराऊंगा। और उनके चीफ मिनिस्टर थे जो ओटो वन बिस्मार्क, जिन्हें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, उन्होंने ये प्रोसेस को स्टार्ट किया था। अब किंग विलियम वन की लीडरशिप में तीन तीन वॉर लड़ी गई 7 साल के टाइम स्पैन के अंदर, जिस जो लड़ी गई थी फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया के साथ। बट इसमें हमारे पर्शियन किंग जीत गए थे, और 1871 में किंग विलियम वन को वहाँ का राजा प्रोक्लेम कर दिया गया था। अब उसके बाद हम बात करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली की। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे पहले जानते हैं कि इटली डिवाइड कहाँ हो रखा था। इटली 7 भागों में डिवाइड हो रखा था, जिसका मेजर हिस्सा जो कि है नॉर्थ। नॉर्थ कंट्रोल कर रखा था हमारे ऑस्ट्रिया ने। सेंटर कंट्रोल कर रखा था पोप ने। पोप एक ऑर्गेनाइजेशन थी। उसके बाद हमारा सर्दर्न पार्ट, जानते हो किसने ऑक्यूपाई कर रखा था? वो थी हमारी बर्बन फैमिली। बर्बन फैमिली से क्या याद आया? फ्रेंच रेवोल्यूशन, बिल्कुल सही। इसका हम आर्किटेक्ट के इसका हम आर्किटेक्ट बोलते हैं गुइज़प्पे मज़ीनी को, जो कि एक रेवोल्यूशनरी थे। उन्होंने काफ़ी सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ फॉर्म करी थी। इटली को यूनिफाई कराने के लिए उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम था यंग इटली, जिसने कोशिश करी थी इटली को यूनिफाई कराने की 1831 से 1848 तक, बट वो भी इसमें कामयाब नहीं रहे। बट फिर इसका इनिशिएटिव लिया किंग विक्टर इमैनुअल वन ने और उनके चीफ मिनिस्टर कैवूर ने। अब जो कैवूर थे, उन्होंने इटली के नॉर्दर्न पार्ट को पर्शियन सॉरी किंग की फोर्स की हेल्प से हमारे ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करके जीत लिया। और सर्दर्न पार्ट में गए हमारे गुइज़प्पे गैरीबिलादी। इन्हें आप वहाँ का रॉबिन हुड बोल सकते हैं, जिन्हें उसके क्या कहते हैं, सर्दर्न इटली के लोग बहुत मानते थे, स्पेशली मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए उनके एक इशारे पे वो सब लोग लड़ाई करने आ गए थे, और वहाँ से हमारी बर्बन डायनेस्टी को भगा दिया था। उसके बाद बात करते हैं सेंटर पार्ट की। तो सेंटर पार्ट में से पोप ने अपनी पावर को खुद ही सरेंडर कर दिया था। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ प्रिंट कल्चर डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में प्रिंट कल्चर कैसे आया और कैसे डेवलप हुआ? तो पहले हम इंट्रोडक्टरी लाइन दे देंगे, जैसे प्रिंट कल्चर डेवलप्ड इन इंडिया बाय द फॉलोइंग मीन्स। अब हम आंसर को स्टार्ट करेंगे। इंडिया हैड अ वेरी रिच एंड ओल्ड ट्रेडिशन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन संस्कृत, अरेबिक, पर्शियन एज वेल एज इन वेरियस वर्नैकुलर लैंग्वेजेस। अब हमें पता है वर्नैकुलर लैंग्वेजेस इंडिया में बहुत सारी है, जिन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में बोलियाँ कहते हैं, जैसे कि गुजराती हो गई, और ऐसे बहुत सारी अलग लैंग्वेज जो लिखी नहीं जाती, लिखी सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में जाती हैं, बट उन्हें ऑफिशियली कंसीडर नहीं किया जाता। अब अगला पॉइंट है हमारा, द प्रिंटिंग प्रेस जस्ट केम अप टू गोवा विथ पोर्टुगीज मिशनरीज इन द मिड 16th सेंचुरी। इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस आई थी मिड 16th सेंचुरी के अंदर, गोवा में, जो लाई गई थी पोर्टुगीज मिशनरीज के द्वारा। अब सबसे एंड तक जो गोवा था वो हमारा पोर्टुगीज के अंडर था, बाकी पूरा इंडिया हमारा ब्रिटेन के अंडर था। ठीक है। अगला पॉइंट, by the 1870s, beside Urdu, Marathi, Bengali, Hindi, printing also began in giving voice to local opinions. सबसे पहले जब प्रिंटिंग प्रेस नई नई इंडिया में आई थी, तब वो बेसिक मेन लैंग्वेजेस जैसे कि हिंदी, मराठी, उर्दू एक्सेट्रा में ही लिखी जाती थी। बट अब 1870s के टाइम पे प्रिंटिंग में हमने नई नई ऐसी चीज़ें भी लिखने लग गई जो पब्लिक अपना ओपिनियन देने लगा था।
इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि ये कहा जाता था कि जो बुक्स हैं वो अपना ओपिनियन शेयर करने का बहुत अच्छा मीडियम है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखते हैं। प्रिंटिंग इन द 18th century by the class of 18th century newspaper and journals appealed in print. The first Indian weekly newspaper or magazine was Bengal Gazette, also into the picture in the late 18th century. इसमें कहा गया है कि 18th सेंचुरी के टाइम पे प्रिंटिंग जैसे कि न्यूज़पेपर और जर्नल्स बहुत फेमस हुआ था, और सबसे पहले जो प्रिंट हुई थी डेली मैगजीन या डेली जनरल वो थी बंगाल गजेट। ठीक है, अगला पॉइंट और जो कि हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस क्वेश्चन के लिए वो होगा प्रिंट इन द 19th century. By the end of the 19th century, basically a visual culture started taking place. By 1870s, caricatures and cartoons were being published in journals and newspaper. Caricatures होते हैं जैसे कि कार्टून्स वगैरह जो आपने देखी होंगी, न्यूज़ आती थी ना, उसमें सो सॉरी करके एक कॉलम आता था, उसमें सारे जो पॉलिटिशियंस होते थे उन सबका एक कार्टूनिश कैरेक्टर बना दिया जाता था, उसे बोलते हैं कैरिकेचर्स। तो अगला हम क्वेश्चन करेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप से। हाउ द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। कौन सी वॉर में नेपोलियन हारा था? द बैटल ऑफ वाटरलू। यूरोपियन गवर्नमेंट वॉज ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिविज्म। हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस स्टेटमेंट? एल्यूसिडेट विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जब नेपोलियन की डिफीट हो गई थी तब फ्रांस में उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया और किसका रूल आया। तो हम जानते हैं जब नेपोलियन हारा था तो फ्रांस में दोबारा से ही बर्बन डायनेस्टी रूल करने लग गई थी। ठीक है, और कंजर्वेटिविज्म का रूल आ गया था। ठीक है, अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। इट इज ट्रू दैट द फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट वर ड्रिवन बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिविज्म। हाउएवर दिस कंजर्वेटिविज्म वॉज कलर्ड इन अ न्यू हो मतलब नए रंग से रंग चुका था कंजर्वेटिज्म। ये हमारी इंट्रोडक्टरी लाइन थी। अब हम मेन पॉइंट्स को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड इन एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी एंड लाइक मोनार्की एंड कर्च सोशल हायरार्कीज एक्सेट्रा शुड बी प्रेशर्ड। अब हम जानते हैं कंजर्वेटिव्स उन्हें बोला जाता था जो चाहते थे कि सोसाइटी में कोई चेंज ना आए और जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वो ही कंटिन्यू होता रहे। तो ये चाहते थे कि दोबारा राजा का रूल आए, जो चर्च थे वो दोबारा से टैक्स लेने लगे लोगों से, और जो हायरार्की पहले फॉलो होती थी वैसे ही हायरार्की सिस्टम चलती रहे। अगला पॉइंट, दे डिड नॉट हाउएवर प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रेवोल्यूशनरी डेज। वो ऐसा भी नहीं चाहते थे कि जिस लेवल पे हायरार्की पहले के टाइम में होती थी रेवोल्यूशन या नेपोलियन से पहले, उस लेवल पे भी ना वापस आए, पर कुछ हद तक पहले जैसा आ जाए। अगला पॉइंट, दे एग्रीड दैट द मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन could be in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। वो भी मानते थे कि जो लॉज एंड जो नेपोलिक कोड था उसमें उसने जो चेंजेस लाए थे नेपोलियन ने, वो आज की मोनार्की को भी स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर सकते हैं। Conservatives believed the modern army, an efficient monarchy, and a dynamic economy, the abolishment of feudal system and serfdom could strengthen the aristocrat monarchies of Europe। बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि नेपोलियन का कोड कैसे हेल्प कर सकता था। फ्यूडल ड्यूज को हटा दिया उन्होंने, सर्फडम को ख़त्म कर दिया, और एक और चीज़ थी, अब फ्यूडल सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल हटा ही दिया था जो नेपोलियन अपने सिविल कोड में करके गया था। और इनका मानना था कि इन सब चीज़ों को हटाने के बाद हमारी मोनार्की और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकती है। लास्ट पॉइंट, they still believed in the orthodox institutions, but they were prepared to color them in the new hues of modernization। अब वो चाहते थे कि पुराने तौर तरीके वापस आए, पर वो नए तरीकों को भी अडेप्ट करना सीख रहे थे धीरे धीरे। यही था इस क्वेश्चन का मेन आंसर। तो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कहता है, एनालाइज द वे थ्रू विच पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस इन इंडिया। अब हम जानते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस कैसे आई थी। सबसे पहले उन्होंने एलिगरीज बना दी थी जो हमारी कंट्रीज थी, उसे एज अ फिगर, बेसिकली मोस्टली अ फीमेल फिगर की तरह हम दिखाते थे जो हमारी कंट्री थी। जैसे इंडिया के लिए भारत माता बनाई गई थी,
जर्मनी के लिए जर्मेनिया, फ्रांस के लिए मरेनिया, ऐसे अलग अलग एलिगरीज बनाई गई थी। और एक हमने एक मेन लैंग्वेज निकाली गई थी, वेट्स एंड मेजर्स को बराबर कर दिया गया था, और कोशिश करी थी कि जो हमारे फोकलोर्स और ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं उन्हें दोबारा से जिंदा करा जाए। तो देखते हैं इस आंसर को हम फ्रेम कैसे करेंगे। सबसे पहले, पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, रिलीजन्स एंड लैंग्वेज ग्रुप्स इन इंडिया डेवलप्ड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस बाय द फॉलोइंग वेज। इन सब तरीकों से ये एक इंट्रोडक्टरी लाइन होगी। पहला पॉइंट, द आइडेंटिटी ऑफ द नेशन वॉज एलिगराइज्ड एंड सिम्बोलाइज्ड एज भारत माता। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया की एलिगरी बनाई गई जिसे कहा जाता था भारत माता। फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय wrote Vande Mataram as the hymn of to the motherland and was included in the novel आनंद मठ। जो हमारे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी थे, जिन्होंने वंदे मातरम का हाइम लिखा था अपनी मदरलैंड को डिवोट करते हुए, जो कि भारत माता थी, और इसको लिखा गया था उनकी एक नोवेल आनंद मठ के अंदर। अगला पॉइंट, मूव्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट, अविंद्रनाथ टैगोर प्रिंटेड भारत माता एंड portrayed it as an Asiatic figure and she was calm, composed and divine। अविंद्रनाथ टैगोर ने हमारी भारत माता की एक इमेज बनाई थी, उसे ड्रॉ करा था, जो कि हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। उस इमेज में भारत माता को पोर्ट्रे किया गया था एज अ काम, कंपोज एंड डिवाइन फिगर। अगला पॉइंट, इंडिया ऑफ नेशनलिज्म ऑल्सो डेवलप्ड थ्रू द अ मूवमेंट टू रिवाइव इंडियन फोकलोर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुराने ट्रेडिशन को जिंदा करने की भावना से जो अलग अलग छोटे छोटे कम्युनिटीज और ट्राइब के लोग थे, वो भी खुश होते थे और मूवमेंट्स को ज्वाइन करते थे। अगला, आइकन्स एंड सिंबल्स पोर्ट्रेड एज सिग्निफिकेंट रोल इन यूनिफाइंग पीपल एंड इंस्पायर्ड देम विद द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म। जैसे कि अब हम बात करते हैं सेक्रेट सिंबल, जैसे कि स्वास्तिक का सिग्नल यूज करा गया था, कलश का सिंबल यूज किया गया था, मुस्लिम्स के लिए चांद का सिंबल यूज किया गया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सिंबल्स यूज करे थे, जिन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट उठ के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि वाई गांधी जी वॉन्टेड टू अबॉलिश टैक्स ऑन सॉल्ट। गांधी जी नमक के ऊपर से जो ब्रिटिशर्स ने टैक्स लगाया था उसे क्यों हटाना चाहते थे। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 नंबर में आएगा, तो उसे करते हैं। गांधी जी वॉन्टेड सॉल्ट लॉ टू बी अबॉलिश एज सॉल्ट वॉज द एसेंशियल आइटम फॉर ऑल। नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको गरीब से लेकर अमीर तक हर कोई इस्तेमाल करता था, और अगर वो चीज़ बहुत महंगी हो जाएगी तो गरीब लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। और सॉल्ट एक इतनी बेसिक चीज़ है जिसकी नीड हर किसी को होती है। दैट्स वाई गांधी जी चाहते थे कि ये लॉ अबॉलिश कर दिया जाए। सेकेंड पॉइंट, एज द कैश इनकम डिप्रेस्ड दे फाउंड इट इम्पॉसिबल टू पे द गवर्नमेंट रेवेन्यू डिमांड्स। अब जो लोगों की इनकम थी वो डे बाई डे कम होती जा रही थी, और जो सॉल्ट पे उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया गया था उसको पे करना जो हमारे मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास थी उनके लिए इम्पॉसिबल हो गया था। दैट्स वाई गांधी जी वांटेड टू अबॉलिश दिस लॉ। अगला क्वेश्चन आता है कि हाईलाइट द डिफरेंट स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। अब हम बात करेंगे वर्नैकुलर प्रेस एक्ट की। ये क्या था? जब हमारी इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट हुई थी और लोग अपने ओपिनियंस, आइडियोलॉजीज और अब आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहे थे प्रिंटिंग के माध्यम से, जो कि कुछ टाइम पे या फिर कह सकते हैं उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ज़्यादा प्रिंट होने लग गया था, क्योंकि लोगों में हम रेवोल्यूशन की भावना लागू कर रहे थे या फिर बढ़ा रहे थे। तो इसमें हम आंसर को पढ़ लेते हैं कि फॉर्म्ड फॉर्मेट में कैसे लिखा जाए। स्टेप्स टेकन बाय द ब्रिटिश अंडर वर्नैकुलर प्रेस एक्ट्स वर। सबसे पहला, इन 1878 द वर्नैकुलर प्रेस एक्ट वाज ऑन द इरिश प्रेस लॉ। इरिश प्रेस लॉज ने हम पे ये लॉ इम्पोज किया था। इट प्रोवाइडेड द गवर्नमेंट विद एक्सटेंसिव राइट्स टू सेंसर रिपोर्ट्स एंड एडिटोरियल्स इन वर्नैकुलर प्रेसेस। अब मैंने बता दिया कि वर्नैकुलर लैंग्वेजेस कौन सी होती है, वो होती हैं लोकल लैंग्वेजेस। अब लोकल लैंग्वेजेस में क्या प्रॉब्लम आती थी या फिर कह लो प्रॉफिट हम लोगों को क्या होता था कि ब्रिटिशर्स उसे अच्छे से समझ ही नहीं पाते थे, तो इसीलिए उन्होंने सेंसरशिप लागू करी एडिटोरियल्स और प्रिंट्स में। जैसे कि वो पहले चेक करते थे अच्छे से थॉरली कि उसमें कुछ ऐसा तो नहीं लिखा जो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भड़काए।
तो और अगर ऐसा पाया जाता था तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस या प्रिंटिंग मशीन को जब्त कर लिया जाता था परमानेंटली। अगला, from now, the government kept regular track on the vernacular newspapers published in different states, provinces. When a report was judged as sedition, the newspaper were warned, and if warning was ignored, the press was labeled to be seized and the printing machinery confiscated. जैसा कि मैंने आपको बताया, वो चेक करते थे रेगुलरली कि जो प्रिंटिंग प्रेस प्रिंट कर रही है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ तो नहीं है, और अगर पाया जाता था पहली बार उन्हें वार्निंग देके छोड़ देते थे। बट अगर ये काम वो प्रिंटिंग प्रेस वाले दोबारा करते थे तो उनकी प्रिंटिंग प्रेस को सीज कर लिया जाता था और मशीन को कॉन्फिस्केशन के नाम पे हमेशा के लिए रख लिया जाता था। अगला क्वेश्चन जिसकी हम बात करेंगे वो होगा, व्हाई डिड इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब इंडियन मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने सीडीएम मूवमेंट में क्यों अपनी भागीदारी दिखाई। अब हम जानते हैं कि हर अलग ग्रुप में, सोशल ग्रुप हो चाहे जेंडर्स हो या चाहे किसी भी टाइप का ग्रुप जो हमने बना रखा है, उसने अपने अलग अलग रीजंस की वजह से सीडीएम में पार्ट लिया था। अब हम जानेंगे कि इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्यों लिया था। सबसे पहले, दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इमोरल्स ऑफ फॉरेन गुड्स। अब हम ये जानते हैं कि उस टाइम पे जो फॉरेन गुड्स थे वो, बिलीव इट और नॉट, बट हमारे इंडियन गुड्स से कई हद तक सस्ते थे और कुछ महीनों में बेटर भी थे। दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रुपी स्टीलिंग, फॉरेन एक्सचेंज रेशियो एंड डिस्करेज इम्पोर्ट्स। वो चाहते थे कि इम्पोर्ट्स उस टाइम पे बंद हो जाए क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट इतनी डेवलप नहीं थी कि वो फॉरेन मार्केट या फॉरेन गुड्स के साथ compete कर पाए। दे फॉर्म्ड FICCI टू ऑर्गेनाइज देयर बिजनेस इंटरेस्ट। उन्होंने FICCI नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जो बिजनेस इंटरेस्ट या फिर जो भी बिजनेस के अंदर के काम होते थे या कॉमर्स होता था, बेसिकली उस सब पे अपनी नज़र रखती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज, दे क्रिटिसाइज कॉलोनियल कंट्रोल ओवर द इंडियन इकोनॉमी। उन लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जो लोग इंडियन ही नहीं हैं वो इंडिया की इकोनॉमी पे रूल कैसे कर रहे हैं। अगला, दे सॉ द स्वराज टू एंड द कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस। वो स्वराज इसलिए चाहते थे कि वो, क्योंकि वो चाहते थे कि कॉलोनियल रिस्ट्रिक्शंस पूरी तरीके से हट जाए। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो डेफिनेटली पेपर में आ ही रहा है, या तो 2 नंबर में या 3 नंबर में, पर ये आएगा। जो क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर ऑन विमेन। अब हमें बताना है कि प्रिंट कल्चर ने वुमेन की लाइफ में क्या चेंज डाला, बेसिकली इंडियन वुमेन्स की लाइफ में। तो सबसे पहले स्टार्ट हुई, जो जर्नल्स, मैगजीन्स और बुक्स पब्लिश हो रही थी उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया या फिर उन पर बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हम, नहीं, चलिए। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से, जो गारंटेड 2 या 3 नंबर में आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट इन वुमेन। ठीक है, तो अब हम इसका आंसर समझते हैं पहले बेसिक में, कि क्वेश्चन ने हमसे जानना चाहे कि प्रिंट जब इंडिया में आया तो उन्होंने वुमेन की कंडीशन को स्पेशली कैसे चेंज किया। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सब प्रिंट आया कैसे और उन्होंने वुमेन पे इफेक्ट करना स्टार्ट कैसे किया। जो बहुत सारी नई बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा थी, उन्होंने ये एम्फेसाइज किया है, जागरूकता फैलाई इस टॉपिक में कि वुमेन्स की लाइफ में बुक्स की या फिर एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। सेकंड पॉइंट ये होगा कि जो फादर्स थे या फिर हस्बैंड्स थे, उन्होंने अपने घर की डॉटर्स या फिर बेसिकली अपने घर की फीमेल्स को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में भेजा, लाइक स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा में भेजना स्टार्ट करा। पहले उन्हें ये राइट नहीं था। फिर हम लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट में राज सुंदरी देवी के बारे में, जो एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू फैमिली में रहती थी और उनको पढ़ने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दी गई थी उनकी फैमिली द्वारा। तो वो किचन में छुप के अपने बच्चे की बुक से पढ़ती थी और फिर वो एक बहुत बड़ी राइटर बनी जिन्होंने लाखों औरतों को अवेयर करा उनके राइट्स के बारे में उस टाइम पे। फिर आगे हम फोर्थ पॉइंट में लिख सकते हैं ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई के बारे में, जिन्होंने ऑर्थोडॉक्स अपर क्लास हिंदू वुमेन्स की कंडीशन के बारे में लिखा कि उन्हें कैसे पर्दा करे बिना घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता था या फिर कितने रूल्स एंड रेगुलेशन उन पर इम्प्लाई होते थे उनके खुद के घर के अंदर भी।
अब 5वां पॉइंट आप एज अ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे कि एक तमिल नॉवल, उसमें हमें फीमेल का नाम नहीं दिया, इन अ तमिल नॉवल एक औरत आई, आगे आई और उसने बोला कि मेरी लाइफ की जितनी भी हैप्पीनेस आई है वो बुक्स पढ़ने के द्वारा ही आई है। अगर आप ये लिख के आएंगे तो आपको उस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलो अब हम हिस्ट्री से एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, स्टेटमेंट कहती है इट वॉज एसेंशियल टू प्रिजर्व फोकलोर्स एंड फोक ट्रेडिशन इन ऑर्डर टू डिस्कवर वंस national identity and restore a sense of collective belongingness or one's pride past। ठीक है, अब सपोर्ट द स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू इंडिया। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये स्टेटमेंट जो दी है कि ये एसेंशियल था या फिर ये इम्पोर्टेंट था कि हम इंडिया के फोक ट्रेडिशन यानी पुराने टाइम के ट्रेडिशन और फोकलोर्स यानी गाने या फिर उनकी स्टोरीज जो मान्यता थी उनको हम जिंदा करें, आगे लाएं, ताकि जो वहाँ के ट्राइबल्स है या वहाँ के लोकल्स थे वो भी अपनी हिस्ट्री को आगे बढ़ चढ़ के बता पाए। ठीक है, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को समझे। अब हम इसका आंसर फॉर्म कैसे करना है वो देखेंगे। The idea of nationalism was based on revival of Indian folklores। Next point, folk tales, folk songs, legends were sung। Third point, Rabindranath Tagore collected rhymes and myths। अब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। वो पूरे इंडिया में घूम के वहाँ के फोक ट्रेडिशनल्स को समझते थे, वहाँ के हाइम्स को कलेक्ट करते थे, पोएम स्टोरीज को कलेक्ट करके अपनी लिटरेचर की फॉर्म में लिख के नोट करते थे और उन्हें बाद में पब्लिश करते थे। इन मद्रास, Natasha Shastri published 4-volume collection of Tamil folk tales, folklores of Southern India। अब हमारे नतेशा शास्त्री नाम के एक व्यक्ति थे, सज्जन व्यक्ति थे, जिन्होंने सर्दन हिस्ट्री और सर्दन फोकलोर्स के बारे में अपनी 4 वॉल्यूम यानी 4 भाग में बुक बनाई। उसमें सब कुछ लिखा सर्दन इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। Folklores were considered as manifestation of people's real thought and characteristics। जो फोकलोर्स को मान्यता थी, फोकलोर्स थे, उन्हें माना जाता था कि वो इंडिया के लोगों के अंदर की मैनिफेस्टेशन है, यानी उनके अंदर का आभाव प्रभाव की एक पुष्टि कह सकते हैं। एक तरीके से जो इंसान अंदर से है वो उसके फोकलोर्स में दर्शाया जाता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक इंसान का प्राइड माना जाता है वो हिस्ट्री में। बस इतना ही था ये आंसर। आप होप आपको ये आंसर समझ आया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हमारा हिस्ट्री से अगला क्वेश्चन है अलूरी सीताराम राजू के बारे में। ये हमारे बोर्ड के पेपर में काफ़ी बार पूछ लिया गया है डायरेक्टली कि ये कौन थे और इन्होंने क्या करा था। सबसे पहला अगर हम इनके इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करें, अलूरी सीताराम राजू खुद को भगवान का अवतार मानते थे। वो खुद को दिया इनकारनेशन मानते थे भगवान की। वो गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे, बट वो उनकी एक आइडियोलॉजी जो गांधी जी की स्ट्रॉन्गेस्ट आइडियोलॉजी मानी जाती है जो थी नॉन वायलेंस, उसको अपोज करते थे। उनका मानना था कि जो रेवोल्यूशन आई जा सकती है या फिर फ्रीडम मिल सकती है वो लड़ाई के बिना नहीं मिल सकती, वायलेंस के बिना नहीं मिलेगी। वो खादी कपड़े को प्रमोट करते थे और वो कहते थे कि इवन मेरे को कोई गोली से भी नहीं मार सकता, मैं एक बुलेट को भी झेल सकता हूँ। वो जहाँ पे भी जैसे ब्रिटिशर्स के पुलिस ऑफिस में या फिर जो अलग इंस्टीट्यूशन होते थे वहाँ पे जाके तोड़ फोड़ करते थे, उन्हें डिस्ट्रॉय करते थे और उधर के नोट्स में डायरेक्ट लिख के आते थे कि उन्होंने क्या क्या सामान तोड़ा, क्या क्या चोरी किया। ये सब क्लियरली मेंशन करके आते थे। बट उनकी एक गोरेला मूवमेंट के टाइम पे उनको गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा उनकी डेथ हो गई थी उस टाइम पे जब वो अपनी गोरेला मूवमेंट कर रहे थे। तो विद दिस हमारा हिस्ट्री का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। होप आपको हिस्ट्री के सेक्शन में अब कोई भी डाउट नया रह गया हो, और इफ़ आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं।